नमस्कार, मैं अभय दुबे, आपका साइंस एजुकेटर। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में अपचयन और उपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपको याद होगा? जो उपचयन अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, O2 या ऑक्सीजन, O2 का जुड़ना। ये क्या है, हमारी उपचयन अभिक्रिया। जो हमारी अपचयन अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का या H2 का जुड़ना। यही पढ़ा था हमने, यही पढ़ाया था हमने आपको पिछली क्लास में, या आपने पढ़ा था कि उपचयन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, O2 का जुड़ना, और अपचयन अभिक्रिया होती है उसमें H2 का जुड़ना। तो आपको परिभाषा यही लिखनी है। उपचयन अभिक्रिया में लिखना है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें O2 जुड़ती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं, और इसमें H2 का लिखना है। लेकिन इसके अतिरिक्त इसकी एक और पहचान होती है, कि यहाँ H2 का निकलना और यहाँ क्या होगा, O2 का निकलना। तो O2 का जुड़ना तो होती है उपचयन अभिक्रिया और H2 का जुड़ना होती है अपचयन अभिक्रिया। लेकिन O2 का निकलना ये भी अपचयन अभिक्रिया। यहाँ क्या लिखा है, O2 का जुड़ना क्या होगी, उपचयन, और O2 का निकलना क्या होगी, अपचयन। तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आगे आपको काम आएगी और अभी भी काम आएगी। और ये ऐसे ये होता है, यहाँ क्या हो रहा है, H2 का जुड़ना क्या होता है, अपचयन, और H2 का निकलना क्या होता है, उपचयन। आप कंफ्यूज ना होना, इसको अच्छे से याद कर लिए। आपको पहले ये याद नहीं करना, पहले आप केवल ये याद करिए जुड़ने वाला। O2 का जुड़ना क्या होता है, उपचयन, और H2 का जुड़ना अपचयन। ये आपने याद कर लिया। और जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ क्या हो रही, O2 जुड़ रही है मतलब H2 का निकलना, यहाँ क्या है, H2 जुड़ रहा है मतलब O2 का निकलना। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे, 2 टॉपिक और बचे हैं अपने, उनको पढ़ाएंगे, और एक छोटा सा एक क्वेश्चन बचा है उसको पढ़ाएंगे आपको, और फिर इसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो आपका अभ्यास रहेगा उसके हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप उसे सॉल्व कर लीजिए। और उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम करा चुके हैं, और अगर जो क्वेश्चन का आंसर ना मिले उसमें या समझ में ना आए तो आप पुरानी वीडियो देखें, उनमें आपको कहीं ना कहीं उन क्वेश्चनों का आंसर जरूर मिल जाएंगे, अवश्य मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है संक्षारण। संक्षारण ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। संक्षारण से आपको समझ में आ रहा होगा क्षरण, क्षरण या क्षय। क्षय क्या होता है, कोई भी चीज घटना, कोई भी चीज का टुकड़ों में टूटना, या कोई भी चीज विघटित होना, या कोई भी चीज खराब होना, क्षरण से ये हम समझते हैं। तो संक्षारण की परिभाषा या संक्षारण भी वही चीज है जो आप समझ रहे हो। आपने घर में कोई भी लोहे से बनी चीज आई होगी, ब्रेंच या पेन या कील तो जरूर आई होगी। आपके यहाँ कोई घर का काम लगा होगा तो छोटी सी वो कील रहती है जिसे हम ठोकते हैं, तो वो आपके घर जरूर आई होगी। तो जब वो आती है कैसी रहती है, स्लेटी कलर की रहती है, एकदम चमकदार रहती है। लेकिन कुछ समय पश्चात रखी उस पर एक भूरे भूरे कलर की परत जम जाती है और उसका कलर भूरे कलर का हो जाता है। ये क्या होती है घटना, आज हम इसको समझेंगे। आपके घर में कील आई होगी, हम एक बॉक्स लेते हैं, ये हमने एक बॉक्स या डिब्बा लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया, ये बिल्कुल लोहे का है, एकदम चमक रहा है, बिल्कुल शाइनिंग मार रहा है। तो इसको हम लेके आए और हमने कुछ दिन रखा तो क्या हुआ, इस पे वो भूरे भूरे कलर की एक परत जमा हो गई। ये यहाँ से इस पे वो भूरे भूरे कलर की परत जमा हो गई, अंदर भी और बाहर भी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, खराब दिखने लगा, हमें अच्छा नहीं दिख रहा। हमने सोचा अब हमें फिर से चमकदार करना है, तो हम क्या करते हैं, रेत पेपर लाए या रेती लाए या पत्थर से, जिस भी चीज़ से हम मिला उससे हमने इसको घिस दिया, तो ये इतना कट गया, ये फिर हमें इतना डिब्बा प्राप्त हुआ। अब आप देख रहे हो, पहले हमारे डिब्बे का आकार बड़ा था ना,
अब हमने घिस दिया उसको तो इसका आकार क्या बचा, छोटा बचा, मतलब इसका क्या हो गया, क्षय हो गया, इसमें कुछ कमी आ गई, कुछ गिरावट आ गई, कुछ क्षय हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं संक्षारण को। संक्षारण एक ऐसी ही चीज़ है कि जिसमें कोई भी चीज़ का क्षरण हो जाता है या वो छोटी हो जाती है। इसकी हम परिभाषा देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। संक्षारण, अब आपने देखा था अभी लोहे पे क्या हुआ, कुछ जमा हुआ, तो वो जमा हुआ वो हमें चाहिए नहीं चाहिए ना, तो वो क्या होगा, अवांछनीय। क्या होगा, अवांछनीय। जो भूरे कलर की परत जमा हो जाती है वो क्या कहलाती है, अवांछनीय पदार्थ। मतलब वो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमारा लोहा चाहिए, तो वो क्या हो जाती है, अवांछनीय पदार्थ हो जाती है। इसी से निकल के हमारी संक्षारण की परिभाषा आती है। संक्षारण की परिभाषा में आप लिखेंगे, ऐसी क्रियाएं जिनमें किसी धातु की ऊपरी सतह पर कोई अवांछनीय पदार्थ जमा हो जाता है व उसका क्षरण होने लगता है या उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, संक्षारण कहलाता है। एक बार और देखेंगे, ऐसी क्रियाएं जिनमें किसी धातु या किसी पदार्थ पर कोई अवांछनीय पदार्थ जमा हो जाता है व उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, ऐसी अभिक्रियाओं या ऐसी क्रियाओं को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो संक्षारण का एक मुख्य कारण है पानी और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये O2 रहती है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये ऑक्सीजन रहती है, इसके कारण संक्षारण होता है ऑक्सीजन। और इसके अलावा ये H2O जल, इसके कारण भी होता है। कोई भी चीज़ अपन लाते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसको पानी में नहीं रखते या खुला नहीं छोड़ते, उसे अच्छे डब्बे में संभाल के रख देते हैं। क्यों रखते हैं, ये आपके भी दिमाग में आया होगा क्वेश्चन कि हम उसको संभाल के क्यों रखते हैं, तो वो इसका उत्तर यही है, ये दो राक्षस जैसे हैं, इनसे बचाने के लिए हम उनको सुरक्षित करके रखते हैं। अगर आप उसको जल में डाल देंगे या उसे नमी मिल जाएगी, ये बरसात के मौसम में अधिकतर देखी जाती है ये घटना। और ऑक्सीजन जो हवा रहती है उसके संपर्क में आ जाती है तो इसका क्षरण होने लगता है, संक्षारण प्रारंभ हो जाता है। ये छोटी सी संक्षारण की परिभाषा है, हमने आपको समझाई। और संक्षारण को अभी हम और आगे बताएंगे। अभी हमने देखा था कि हम क्या लाए थे, लोहे का डिब्बा, ये काय के संपर्क में आया, O2 के आया और H2O मतलब जल के आया और ऑक्सीजन या वायु के संपर्क में आया ना, ये इसकी ऊपरी सतह आई तो इस पर क्या अवांछनीय पदार्थ जमा होने लगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि ये जल या वायु के संपर्क में आए ना, तो क्या होगा, संक्षारण नहीं होगा, हमारी धातु खराब नहीं होगी। तो ये एक उपाय कहलाता है, संक्षारण रोकने का उपाय कहलाता है। तो इसका एक कारीगर उपाय है पेंट आता होगा, आपने देखा होगा, बानस रहता है, दीवार पे करते हैं अपन, प्लास्टिक पेंट कहलाता है वो तो खैर। लेकिन जो दरवाज़ों पे किया जाता है और स्टूल वगैरह कोई भी सामान रहती है लोहे की, तो उस पर कर देते हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह सब पे पेंट होता है। तो किस लिए होता है, वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता है कि हमारा देखो गेट इस कलर का है, ट्रैक्टर इस कलर का है या कोई भी चीज़, वो इसलिए होता है कि इससे जो अपनी धातु रहती है या अपना पदार्थ रहता है उसका इन दोनों से रक्षा हो सके। कौन कौन से, जल और वायु, जल और वायु में क्या रहती है, ऑक्सीजन, इन दोनों से रक्षा हो सके। हम क्या करेंगे, ये हम लोहे का टुकड़ा लाए, इस पे हम पेंट कर देंगे, काले नीले भूरे कलर का पेंट कर देंगे। तो अब क्या होगा, पेंट प्लास्टिक होता है, पेंट मतलब प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक में तो ये कोई क्रिया नहीं करती है। संक्षारण तो केवल धातुओं का होता है, मतलब ऐसे पदार्थों का होता है जो इन दोनों से क्रिया कर लेती हैं। तो हमने इस पर क्या चढ़ा दिया, मतलब क्या लगा दिया, पेंट। तो अब क्या होगा, जल और वायु आएंगे और यहाँ टकरा के वापस चले जाएंगे और हमारी धातु सुरक्षित रहेगी, ऐसे कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा संक्षारण का टॉपिक था, बहुत
इम्पोर्टेंट भी है और पूछा भी जाता है पेपर में। इसके लिए हम आपको एक PDF प्रोवाइड करा देंगे जिसमें अच्छे से जानकारी आपको मिल जाएगी और आपके जो अभ्यास में क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम आपका जो टॉपिक नंबर 2 है वो देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक नंबर 2 है विकृति गंधता। विकृति गंधता। आपके जो अभ्यास में क्वेश्चन आंसर है आपको वो तो सॉल्व करना ही है, लेकिन जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आप पे बनना चाहिए। आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन जो आपको क्लास में जो जो परिभाषाएं बताई जा रही हैं वो आपको याद होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। हम ये समझ के आगे चलते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? विकृति गंधता। ये दो संक्षारण और विकृति गंधता है, ये आपके अलग से टॉपिक है बुक में, इससे ज़्यादा संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन है पेंट वाला, धातुओं पर पेंट क्यों किया जाता है। इन पे थ्योरिकल क्वेश्चन है, इनको आपको समझना पड़ेगा। इनमें कोई सूत्र नहीं है, समीकरण नहीं है, इनको आपको सिर्फ समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आपको विकृति गंधता बताते हैं। विकृति गंधता, इसमें से आपको क्या क्या समझ में आ रहा है? विकृति, विकृति मतलब कृति मतलब संरचना, विकृति मतलब संरचना को बिगाड़ना। इसका अर्थ क्या होता है? बिगाड़ना। ठीक है, और इसमें एक और शब्द है गंध। गंध, गंध का मतलब क्या होता है? कोई बदबू या दुर्गंध, इसको अपन दुर्गंध भी ले सकते हैं, मतलब कोई बदबू। ठीक है, तो विकृति गंधता, इसमें दो शब्द मिले हमें, विकृति और दुर्गंध या गंध एक ही चीज़ है। इसको वो कोई ज़रूरी नहीं है दुर्गंध लिखने के लिए। तो हमें क्या मिले? विकृति और गंध। विकृति का मतलब कोई भी चीज़ बिगाड़ना, और गंध मतलब बदबू रहती है या कोई भी मतलब दुर्गंध टाइप की रहती है, वो कहलाती है। ठीक है, तो आपको हम विकृति गंधता के बारे में जानकारी देंगे। आप लोग के घर में कोई ऐसा खाना बना होगा जो लिक्विड तर ज़्यादा होता है, जैसे पूड़ी या कह सकते हैं खीर कह सकते हैं। हाँ, खीर ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या होगा, जो आपकी खीर बनी, मान लीजिए आपके घर में, आपके घर में क्या बनी? खीर। इनको आप भूल जाइए। आपके घर में क्या बनी? खीर। ठीक है, आपने पहले दिन खाई, बोलो खाई। आपने दूसरे दिन खाई, खाई। आपने तीसरे दिन खाई, खाई नहीं खाई। आपने चौथे दिन खाई, नहीं खाई। आपने पांचवें दिन खाई, नहीं खाई। आपने 2 दिन खाई, फिर क्यों नहीं खाई? ये आप क्वेश्चन है, आपको बताइए। आपने 2 दिन खाई, फिर क्यों नहीं खाई? क्यों नहीं खाई? क्योंकि वो खराब हो गई थी, उससे दुर्गंध आने लगी थी, वो अब खाने योग्य नहीं बची थी। तो इसी चीज़ का आंसर आपको इसमें मिलेगा, वो आपने क्यों नहीं खाई। उसमें ऐसा क्या हुआ कि आपने, खीर है भैया, उसमें दूध है, शक्कर है, पहले दिन भी थी, दूसरे दिन भी थी, तीसरे दिन, चौथे, पाँचवें और हफ्तों भर भी रहेगी, तो आपने क्यों नहीं खाई? क्योंकि उसमें कुछ परिवर्तन हो गया। 2 दिन तक तो वो ठीक थी, 3, 4, 5वें दिन वो खराब हो गई। खराब कैसे हुई? वायु, हमने बोला था ये वायु ऑक्सीजन है O2, ये बहुत खराब चीज़ है। तो क्यों हो गई वो खराब? वायु के संपर्क में आई। तो वायु के संपर्क में ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें O2 जुड़ती है? आपको पता होगी O2 कौन सी अभिक्रिया में जुड़ती है, मतलब ऑक्सीजन ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है? कौन सी है? उपचयन। क्या हुआ? खीर का उपचयन हो गया। क्या हुआ? खीर का उपचयन हो गया और वो खराब हो गई। ठीक है, तो इसको हम और ध्यान से देखेंगे। विकृति गंधता क्या हुई? खीर हमने पहले दिन रखी, खाई, दूसरे दिन खाई, तीसरे दिन क्यों नहीं खाई? क्योंकि वो खराब हो गई, और खराब हुई तो उसमें से क्या आने लगी? दुर्गंध। कोई भी चीज़ सड़ जाती है, अपन कहते हैं सड़ जाती है, जैनल शब्द है, सड़ जाती है। कोई भी चीज़ सड़ जाती है मतलब क्या होती है? उससे दुर्गंध आने लगती है, वो अपने उपयोग्य के योग्य नहीं बचती है, तो वो क्या हो गई? दुर्गंध आने लगी। यही चीज़ विकृति गंधता है। मतलब भोज्य पदार्थ या कोई भी ऐसे पदार्थ जिनमें
कुछ समय के पश्चात खुला रखने पर उसमें से गंध आने लगे या जो हमारे उपयोग योग्य ना बचे, विकृति गंधता कहलाती है। ठीक है, ये आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। और आपको एक और चीज़ हम बताते हैं, जो कुरकुरे आपने खाए होंगे, कुरकुरे कौन कौन से खाए, टेढ़े मेढ़े खाए, ये खाए, वो खाए, चिप्स भी खाए होंगे कुछ लोगों ने, स्कूल टाइम खाए होंगे, बहुत बहुत अलग अलग प्रकार के कुरकुरे खाए होंगे। कुरकुरे, आपने कभी एक बात नोटिस की, ये कुरकुरे का पैकेट है, स्कूल टाइम का है, थोड़ा बड़ा सा है, ज़्यादा निकलते हैं, ये कुरकुरे का पैकेट है। आपने कभी इस पर ध्यान दिया कि ये पैकेट तो इतना बड़ा रहता है लेकिन कुरकुरे सिर्फ इतने या इतने निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? और जो बाकी की जगह रहती है उसमें क्या रहती है, क्या रहती है? उसमें एक गैस भरी रहती है। तो क्या यही वाली गैस भरी रहती है? आपके दिमाग में आया होगा, नहीं, नहीं भरी रहती ये वाली गैस। क्यों नहीं भरी रहती? इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन। और ये क्या है? राक्षस है कोई भी चीज़ के लिए। तो क्या होगा, इसमें ये नहीं भरी रहेगी, इसके अंदर इसको निकाल दिया जाएगा पूरा और इसके अंदर नाइट्रोजन N2 भर दी जाएगी। ये क्या होगा, कुरकुरे के अंदर N2 भरी जाएगी। क्यों भरी जाएगी? क्योंकि इसके अंदर चिप्स रहते हैं, कुरकुरे रहते हैं जो हमें प्राणों से प्रिय रहते हैं। तो क्या होगा, ये खराब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। इनसे दुर्गंध आने लगी, इनमें विकृति गंधता की क्रिया हो जाएगी। इसलिए इसमें ऑक्सीजन को निकालकर N2 भर दिया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक और हमारा टॉपिक है जिस पे हम अभी चर्चा करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से O2 निकाल दी जाएगी, O2 बाहर आ गई और N2 अंदर चली गई। तो ये हमारे भोज्य पदार्थ सड़ने से या खराब होने से बच जाएंगे। और आपने देखा होगा कि कोई भी कुरकुरा रहता है वो तुरंत आया तुरंत आपको दे दिया, नहीं होता ना। घर में अपन खाना बनाते हैं, क्या करते हैं, आज का खाना बना, आज शाम तक ख़त्म हो गया या कुछ बचा तो कल भी ख़त्म हो गया। लेकिन जो कुरकुरे बिस्कुट रहते हैं ये कई दिनों तक, हफ्तों महीनों तक चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि इनमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। और इनमें जो अभी हमने कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी, अपचयन, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ये अभिक्रिया नहीं हो पाती। जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो ऑक्सीकरण क्या होगी, मतलब उपचयन अभिक्रिया क्या होगी? तो इसमें से हम ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, नाइट्रोजन रख देते हैं। और कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं जैसे आपकी बालूशाही। बालूशाही आपने खाई होगी, अधिकतर सभी लोगों ने खाई होगी। बालूशाही कैसी रहती है? गोल गोल। कैसी रहती है? ऐसी गोल गोल रहती है बालूशाही। तो बालूशाही पे क्या रहता है? बालूशाही बनी किसकी होती है? मैदे की, ठीक है, लेकिन इस पे शक्कर लगी रहती है चारों तरफ। तो आप बोलोगे वो शक्कर मीठा करने के लिए लगाई जाती है, बोलोगे, लेकिन हम बोलेंगे वो मीठा करने के लिए नहीं बनाई जाती, वो ऑक्सीकरण को रोकने के लिए लगाई जाती है। ऊपर जो शक्कर रहती है या शर्करा जिसे कहते हैं, वो ऑक्सीकरण को रोक देती है या उपचयन को रोक देती है। ऐसे ही कई पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण को रोक देते हैं, जैसे कि हम अचार में सरसों का तेल डालते हैं या उसमें नमक डालते हैं, जो भी ऑक्सीकरण को रोक देता है। और कुछ चीज़ों को हम सुखा के रखते हैं। सुखा के क्यों रखते हैं? मान लो ये आम है, मान लो कोई भी, तो उसकी छोटे छोटे पीस कर देते हैं अपन, आम के छोटे छोटे पीस कर देते हैं, फिर उनको सुखा के और फिर रखते हैं। अमकरियाँ जिसे कहते हैं हम, क्यों रखते हैं? जो आम रहता है उसमें क्या होता है? जल, और जल में का सूत्र क्या होता है? H2O। H2O में क्या है? ये डॉन, खतरनाक। तो इसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? धूप में सुखा के, धूप में सुखा के हम इसको निकाल लेंगे। फिर ये क्या बचाएगी? ये सूख जाएगी, आम ये सूख जाएगा और बस इसमें से जल निकल जाएगा और ये हमारा भोज्य पदार्थ संरक्षित हो जाएगा। फिर हम इसको 6 महीने बाद भी खाएंगे। जैसे अचार खाते हैं 6 महीने बाद, वैसे मुरब्बा बनाते हैं इसी विधि से।
ये हमारा टॉपिक नंबर 2 हो गया, विकृति गंधता। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको हम बताएंगे, तो वो शायद छूट गया था या हमें ध्यान नहीं रहा इसलिए छूट गया था, इसलिए हम आपको वो क्वेश्चन बता देते हैं। एक हम अभिक्रिया पढ़ रहे थे, द्विविस्थापन। इस अभिक्रिया के बारे में हमने पहले चर्चा की थी, अभी इसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो हमने शुरू की अभिक्रिया पढ़ी थी उसमें इसका नंबर 4था है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी और इसका एक उदाहरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 BaCl2, और क्या पढ़ा था? ये यहाँ से Na वहाँ चला गया था, ये Ba यहाँ आ गया था और SO4 इसमें जुड़ गया था, प्लस ये Na2 और ये Cl, तो यहाँ क्या हो गया था? 2NaCl। इसमें से ये क्या था हमारा? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ये क्या था? बेरियम क्लोराइड। और ये क्या था? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। और ये क्या था? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे इसकी हम फिर से चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो इसकी हम फिर से चर्चा इसके कारण कर रहे हैं। ये हमें सोडियम सल्फेट से कोई मतलब नहीं है, बेरियम क्लोराइड से भी कोई मतलब नहीं है, हमें सोडियम क्लोराइड से भी कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। क्यों मतलब है? क्योंकि ये सफ़ेद कलर का होता है और जल में आघुलनशील होता है। आघुलनशील या अविलेय। ये क्या होता है? जल में अविलेय होता है। मतलब जल में अपन जैसे तेल डालते हैं और जल में घुलता नहीं है ना, जैसे पाउडर रहता है चौक का पाउडर, वो भी जल में नहीं घुलता है, अलग अलग दिखता है, ऊपर तैरता है। तो ऐसे ही ये भी जल में अविलेय रहता है, जल में घुलता नहीं है। जैसे शक्कर घुल जाती है ना, वैसे नहीं घुलता, ये जल में अलग दिखाई देता है। तो ये क्या कहलाता है? अवक्षेप। क्या? अवक्षेप। अब आपको ये तीनों बात याद रखनी पड़ेंगी। इसका कलर क्या होता है? सफ़ेद, कोई पूछेगा। इसका मतलब ये जल में कैसा होता है? अविलेय। और ये क्या कहलाता है? अवक्षेप। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये 3 बातें बताई पहली क्लास से, अब इस क्लास में बताई, मतलब लास्ट क्लास में बताई, वो भी सबसे लास्ट में। क्यों बताएं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है। जो बेरियम सल्फेट होता है वो कैसे कलर का होता है? सफ़ेद कलर, जल में अविलेय रहता है और क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। और एक और चीज़, ये अवक्षेप, एक और तुम लोगों को अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण इसके नाम में आया, इसमें क्या है? अवक्षेप। हमने भी बताया ना, ये क्या है? अवक्षेप। तो यही अभिक्रिया जो द्विविस्थापन अभिक्रिया थी वही अवक्षेपण अभिक्रिया भी होगी। लेकिन इसकी एक परिभाषा आपको लिखा देखते हैं हम। अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के रूप में अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि जल में अविलेय होता है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या बोलेंगे? फिर से सुनिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के रूप में अवक्षेप प्राप्त होता है और जो कि जल में अविलेय होता है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक भी ख़त्म हो गया। और उसमें आप ये वो भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, अगर आपको लिखना हो। और ये भी आता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में वो मतलब ये वाली अभिक्रिया थी, इसमें जो हमें अवक्षेप प्राप्त होता है उसका कलर क्या होता है? सफ़ेद। वो जल में कैसा होता है? अविलेय। और क्या कहलाता है? अवक्षेप।
और इस अभिक्रिया को और क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी के लिए। और अब हम चर्चा करेंगे जो अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 2 अम्ल एवं क्षार। तो आप अपने पास जब भी अगला चैप्टर पढ़ें तो क्या लेके रखेंगे, एक नींबू लेके रखेंगे और एक साबुन। ठीक है, तो ये हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।